आज के क्लास में हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्यतिकरण का मतलब क्या होता है। इसको 11th क्लास में ही पढ़ना था। अब यहाँ पर व्यतिकरण किसका पढ़ना है? प्रकाश का। और प्रकाश कैसा काम कर रहा है? एक तरंग की तरह काम कर रहा है। तो तरंग का व्यतिकरण हम लोग पढ़े थे, एक वेव की तरह, एक तरंग की तरह काम कर रहे हैं। तरंग का व्यतिकरण थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग 11th क्लास में लिए थे। अब यहाँ पर प्रकाश भी क्या है? एक तरंग की तरह काम कर रहा है। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज होगा, प्रकाश का व्यतिकरण का मतलब भी। अब होता क्या है कि जब दो प्रकाश के लाइट, मान लो कि एक प्रकाश के लाइट इधर से ऐसे जा रहा है, एक दूसरा प्रकाश के लाइट है, एक दूसरा प्रकाश के लाइट है जो इधर से ऐसे आ रहा है, और अब जैसा कि कहीं ना कहीं ये क्या करेगा? मिलेगा। और जब ये एक दूसरे से टकराएगा, जब ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को प्रकाश का व्यतिकरण हम लोग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो अगर इस वाले प्रकाश के लाइट का जो अगर वेव इक्वेशन अगर लिखते हैं, y1 से दर्शाते हैं, इसको y2 से दर्शाते हैं, तब ये इसका रिजल्टेंट क्या आएगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कुछ डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद आएंगे डेरिवेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ डिफिनीशन के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हेडिंग डालना है। ये पार्ट 5 का सेकेंड पार्ट चल रहा है, जिसमें चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें चैप्टर 2 क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेना है। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोग अर्धरोपण का सिद्धांत के बारे में जानना है। इसके पहले भी हम लोग अर्धरोपण का सिद्धांत जान चुके हैं 11th क्लास में भी, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बताया जा रहा है जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंग एक साथ चलती है, तो वही बात किया जा रहा है कि जब एक माध्यम में दो या दो से अधिक तरंग एक साथ चलती है, तो वे माध्यम के प्रत्येक कण को एक साथ प्रभावित करती है। तो माध्यम के प्रत्येक कण को क्या करती है? वे एक साथ प्रभावित करती है। तो माध्यम के प्रत्येक कण को वे एक साथ प्रभावित करती है, अर्थात उन्हें माध्य स्थिति से विस्थापित करती है। मतलब जो उसका स्थिति होता है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। और तरंगों के अर्धरोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी क्षण माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन अवयी तरंगों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात बोला गया। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि नॉर्मल जो तरंग का जो इक्वेशन होता है, तरंग का जो वेव का इक्वेशन होता है, y बराबर लिखा जाता है। y बराबर क्या लिखा जाता है? a sin ओमेगा t माइनस के x लिखा जाता है। ये नॉर्मल क्या है? तरंग का समीकरण होता है। ये नॉर्मल क्या होता है? तो तरंग का समीकरण होता है a sin ओमेगा t माइनस के x। ये जो होता है ना, ये फेज और ये काला बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? इसको फेज या काला बोला जाता है। के एक्स को क्या बोला जाता है? फेज बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में कला कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग कला कहते हैं, फेज कहते हैं। और ये विस्थापित दूरी को दर्शाया जाता है। और के का जो मान होता है 2π/λ होता है। ये हम लोग 11th क्लास में डिस्कस किए थे। ओमेगा जो होता है, जिस वेग से इसको कोणीय वेग हम लोग कहते थे। जिस कोणीय वेग से ये ऊपर नीचे करता है, कि जिस कोणीय वेग से ये ऊपर नीचे तरंग करता है, उसी को हम यहाँ पर कोणीय वेग के नाम से जानते हैं। और टी समय होता है। टी क्या होता है? समय होता है। और ए क्या होता है? तो इसका ए क्या होता है? तो ए के बारे में जान ले कि एक को हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। इसका क्या कहते हैं? तरंग का आयाम कहते हैं। अब ये आयाम के बारे में पूरा डिस्कशन हम 11th क्लास में कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर सब चीज़ों को एक बार रिवाइज करते चलेंगे। तो अगर हम लोग तरंग का बात करते हैं, तरंग का समीकरण, तरंग का ग्राफ इस प्रकार से दिखाया जाता है। तरंग का ग्राफ इस प्रकार से दिखाया जाता है, और ये हम लोग का एक्सिस होता है। तो एक्सिस से ये जो अधिकतम दूरी पर जाता है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? आयाम के नाम से जानते हैं। आयाम के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग आयाम कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो बात को ध्यान में, कला का मतलब बता दीजिए। के एक्स लिखे या फाई लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कला कहते हैं। इसको के एक्स लिखे या फाई से भी दर्शाया जाता है, तो फाई को ही के एक्स कहते हैं। ये हम लोग कला कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कला कहते हैं। अब कला का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्राफ स्टार्ट किए, कहाँ से स्टार्ट किए? यहाँ पर मूल्य बिंदु से स्टार्ट हुआ है।
ग्राफ यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मूल्य बिंदु से स्टार्ट हुआ है। मतलब यहाँ पर ये वाला एक्सिस अगर एंगल को दर्शाएगा, ये किसको दर्शा रहा है, अगर ओमेगा टी को दर्शा रहा है तो यहाँ पर एंगल का मान ओमेगा टी क्या होता है, एक कोण ही होता है जिसको ओमेगा टी से हम लोग दर्शाते हैं। ये भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी होता है। तो ये कोण ही होता है। तो अगर जब यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है तो ये मूल्य बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो थीटा का मान है कितना है, 0 है। थीटा का मान अभी कितना है, 0 है। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं काला जो होगा इस समीकरण का 0 होगा तो सिर्फ क्या समीकरण लिखाएगा, ए साइन ओमेगा टी लिखाएगा। लेकिन अगर मान लो कि यही तरंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होके अगर यहाँ से होता, कहाँ से होता, अगर यहाँ से होता, तो अगर ये तरंग यहाँ से स्टार्ट होता तब हमको पता है कि यहाँ पे जो एंगल होता है कितना होता है, पाई/2 होता है। तब यही वेव का समीकरण क्या लिखते, ए साइन यहाँ पर क्या लिखते, ओमेगा टी प्लस या माइनस जो भी हो सकता है, तो प्लस माइनस कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कितना होगा, पाई/2 हो जाएगा, या यहाँ पर माइनस ही होगा तो माइनस पाई/2 हो जाएगा। इसका ये बता रहा है कि ये जो तरंग स्टार्ट हुआ है ये पाई/2 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो कला का मतलब यही होता है। बात समझ में आ गया। और यहाँ के इस हर एक टर्म के बारे में समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। तो बताया जा रहा है कि जब भी अगर दो तरंग एक दूसरे पर अर्धरोपित होती है, ये एक तरंग है, एक दूसरा ये तरंग है, ये एक दूसरा तरंग है, तो ये मान लो कि इस तरंग का वेव समीकरण ये y1 माने हैं और इसको y2 माने हैं। तो बताया जाता है कि जब हम लोग रिजल्टेंट वेव निकालते हैं, रिजल्टेंट वेव का जो रिजल्टेंट जो तरंग बनेगा उसका तरंग समीकरण जो निकालते हैं y बराबर सदिश योगफल के बराबर होता है। किसके, तो सदिश योगफल के। सदिश योगफल और नॉर्मल योगफल में अंतर होता है, ये बार बार चीजें समझने वाला है। सदिश योगफल और नॉर्मल योगफल में अंतर होता है, सदिश योगफल और नॉर्मल योगफल में अंतर होता है। अंतर कहने का मतलब ये है कि सदिश का हमेशा दिशा होता है। तो अगर ये मान लो कि अगर इस दिशा में y1 है, अगर इस दिशा में y2 है, तो ऑब्वियस है कि जो इसका रिजल्टेंट आएगा इस दिशा में आएगा। और रिजल्टेंट इसका परिमाण निकालने का तरीका बताया गया है, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, इस प्रकार से इसका परिमाण निकाला जाता है। तो ये अगर सदिश योगफल ऐसे दर्शा रहे, इसका परिमाण इस प्रकार से निकलेगा। अगर दोनों के बीच का कला कितना हो, 90 डिग्री होगा तब। अगर दोनों के बीच का कला कितना होगा, 90 डिग्री होगा तब। ये बेसिक चीज़ है। ये हम इतना डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं कि ये चैप्टर सही ढंग से आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन अगर यही सदिश योगफल रहता तो यह रिजल्टेंट इस प्रकार से निकालने की जरूरत नहीं था। तो सदिश योगफल में किसका सदिश योगफल करते हैं, तो जो ये आयाम होता है ना, इस आयाम का ही हम लोग सदिश योगफल करते हैं। इस आयाम का ही क्या करते हैं हम लोग, सदिश योगफल करते हैं। फिर से एक बार समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं और फिर से सही ढंग से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से हमने यहाँ पर तरंग के बारे में समझाने की कोशिश आप लोगों को करने जा रहे हैं। जितना कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश कीजिएगा उतना समझने में आसानी होगी। सबसे पहले आते तो सबसे पहले इस बात को जानना है कि कुछ ग्राफ के बारे में जानना है। हम लोग जानते हैं जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ होता है ये किसका ग्राफ होता है, तो ये हम लोग जानते हैं। अगर ये y है, मान लेते हैं कि ये x है, तो ये जो ग्राफ होता है इस प्रकार का ग्राफ किसका होता है, इस प्रकार का ग्राफ होता है। जो इस प्रकार का ग्राफ होता है ये ग्राफ किसका होता है, तो ये होता है y बराबर क्या लिखते हैं इसको, साइन थीटा। यहाँ थीटा की जगह क्या है, x है तो x लिख रहे। अगर यहाँ थीटा होगा तो क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ पे ओमेगा टी होगा, थीटा को हम लोग क्या लिख देते हैं, ओमेगा टी लिख देते हैं, तो इसको हम लोग साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो ये किसका ग्राफ होता है, तो ये ग्राफ होता है, इस ग्राफ का समीकरण ये होता है। ये होता है, अगर थीटा रहेगा तो थीटा लिखाएगा, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी लिखाएगा, एक्स रहेगा तो एक्स लिखाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये किसका ग्राफ होता है, तो ये बात को ध्यान में रखना है, ये किसका ग्राफ होता है, तो ये जो ग्राफ होता है ये साइन का ग्राफ होता है, जिसका इक्वेशन ये होता है। बात समझ में आ गया। और बेसिकली होता क्या है, जो तरंग होता है वो तरंग भी गति कैसे करता है, इस साइन के ग्राफ की तरह ही तरंग गति करता है। हम लोग जानते हैं कोई भी अगर रस्सी को इस पर बांध के अगर थोड़ा सा उस पर मार देंगे हाथ से, तो रस्सी ऐसे ऊपर नीचा करना शुरू कर देगा। कैसे, ऐसे ही ऊपर नीचा करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि जैसा ग्राफ ये साइन का होता है उसी प्रकार का ग्राफ किसका बनता है, उसी प्रकार का स्ट्रक्चर किसका बनता है, तो उसी प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग का तरंग का भी बनता है। तो उसी प्रकार का स्ट्रक्चर किसका बनता है, तरंग का भी बनता है।
तो उसी प्रकार का स्ट्रक्चर तरंग का भी बनने के कारण इसीलिए तरंग समीकरण को भी हम लोग कैसे लिखते हैं, तो y बराबर साइन ओमेगा टी लिखते हैं, y बराबर साइन ओमेगा टी लिखते हैं। बात समझ में आ गया। अब बेसिकली यहाँ पर ये नॉर्मल समीकरण हो गया, ठीक है, ये साइन की तरह ही होता है, इसलिए इसका हम लोग तरंग का समीकरण भी कैसे लिखते हैं, y बराबर ओमेगा टी होता है। अब बेसिकली ये क्या आता है, इस पर एक और पूरा समीकरण लिखेंगे तरंग का, तो इसमें kx भी आ जाता है। तो ये होता क्या है, अब थोड़ा सा और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये होता क्या है कि ये जो पार्टिकल होता है, जो कण होता है, तो कण गति भी करता है, कण क्या करता है, गति भी करता है, और समय के साथ ये गति करते रहता है। देखो ये जो होता है ना, ये जो y होता है, बात को ध्यान समझने की कोशिश करना है। जब अगर कोई तरंग यहाँ से गति करते हुए यहाँ जा रहा है, तो इसका पार्टिकल जो होता है, कण जो होता है, एक दूसरे से क्या होता है, आगे की ओर गति कराता है। तो वो जो गति होता है, आगे की ओर जो गति होता है, उस गति को कौन दर्शाता है, x दर्शाता है। जैसे कि ये रस्सी जब ये मूव करते हुए ऐसे आगे की ओर जाता है, तो ये जो आगे की ओर जो कण यहाँ से गति करते हुए जा रहा है, वो गति को कौन दर्शाता है, ये x दर्शाता है। वो गति को कौन दर्शाता है, ये x दर्शाता है। और ये इसको गति करने में जो समय लगता है, उस समय को यहाँ पर t से दर्शाया जा रहा है। लेकिन ये जो y गति है, ये y कौन सा गति है, ये जो ऊपर नीचे गति कर रहा है, जो ऊपर नीचे, जो तरंग ऊपर नीचे वाइब्रेट कर ऊपर से नीचे हो रहा है, इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, y से दर्शाते हैं। ये तीनों टर्म के बारे में समझ लेना। और इसको kx को ही हम लोग क्या करते हैं, kx को ही काला से हम लोग दिखाते हैं। किससे दर्शाते हैं, तो काला से दर्शाते हैं। अब ये काला का मतलब अभी थोड़ा देर पहले समझा रहे थे कि काला का मतलब क्या होता है। तो काला का मतलब अभी थोड़ा देर पहले ही समझा रहे थे कि अगर तरंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब ये 0 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर फाई का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन तरंग यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर यहाँ से ये आगे की ओर बढ़ना शुरू किया, तो यहाँ पर अगर एंगल π/2 है, तो यहाँ पर फाई की जगह क्या रखाएगा, π/2 रखाएगा। फाई की जगह क्या रखाएगा, π/2 रखाएगा। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे समीकरण बनता है, ये कैसे तरंग समीकरण बनता है। और जो प्रकाश होता है वो भी तरंग की तरह ही गति करता है। तो प्रकाश का जो तरंग होता है, तरंग की तरह गति करता है। तो जो प्रकाश का लाइट होता है, इसे तो हम लोग को नजर आता है कैसे गति करता है, सीधा। लेकिन बेसिकली ये सीधा गति करता नहीं है, ये एक तरंग की तरह गति करता है। लेकिन इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है बहुत कम होता है, जो तरंगदैर्घ्य होता है बहुत कम होता है, इसलिए कम ऊपर नीचे होता है। तो हम लोग को ऐसे नॉर्मल तरीका से पता नहीं चलता है। लेकिन उसी को अगर अच्छे तरीके से बड़ा करके देखा जाता है, तो उसमें हम लोग को पता चल जाता है, ठीक, कि प्रकाश भी होता है जो कि तरंग की तरह ही गति करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना ये है कि जब भी दो प्रकाश की लाइट, जब कभी भी दो प्रकाश की लाइट, ये एक इधर से आ रहा है, मान लो कि एक इधर से आ रहा है, तो दोनों आपस में टकराता है, ठीक है, नॉर्मल है कि दोनों आपस में क्या होता है, टकराता है। दोनों जब आपस में टकराएगा, तो टकराने के कारण यही टकराना ही क्या कहलाता है, इंटरफ्रेंस कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को व्यतिकरण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब टकराएगा, अब देखो टकराएगा तो ऑब्वियस है कि टकराने के बाद जब एक दोनों टकरा कर एक बनेगा, दोनों टकरा क्या होगा, एक बनेगा। जो एक बनेगा उसका आयाम क्या होगा, हम लोग को पता करना होगा। जो एक बना, अब पहले वाला से काला में कितने का अंतर रहेगा, वो क्या होगा, वो पता करना होगा। तो हम लोग इसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते जो डिफिनीशन हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यही ध्यान में रखना है कि जो तरंग होता है वो सदिश का योग लिखा जाता है, सदिश का योग लिखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर समान काला वाला दो तरंग है, ठीक है, समान काला वाला दो तरंग है, जिसका अगर विस्थापन कितना है, एक का y1 है, एक का y2 है, तो अगर दोनों सेम ही दिशा में है, दोनों का दोनों अगर सेम दिशा में है, तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, y1 प्लस क्या हो जाएगा, y2। अगर विपरीत दिशा में है दोनों को दोनों, तो y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका परिणामी हम लोग निकाल सकते हैं। इसी सिद्धांत को तरंगों का अर्धरोपण का सिद्धांत कहते हैं। जब ये जो जुड़ता है, तो जुड़ने के ही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धरोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर हम लोग अर्धरोपण का सिद्धांत के बारे में लिखना है, तो 2-4 पॉइंट लिखना है। अर्धरोपण का सिद्धांत सबसे पहले हेडिंग डाल देना है, ठीक है, अर्धरोपण का सिद्धांत हेडिंग डाल देना है।
कारण अधरोपण का सिद्धांत हेडिंग डाल के इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है सभी को। तुरंत के इस चीज़ के बारे में भी हम चर्चा ही कर रहे थे यहाँ तक, ठीक। तो पूरा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन कर लेना है। नीचे में एग्जाम्पल लिख लेना है। तो छोड़ देते हैं इसको, हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। आगे हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का व्यतिकरण अभी हम लोग चर्चा भी कर लिए, क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट। तो ये क्या होता है, प्रकाश तरंगों के अधरोपण के कारण प्रकाशित क्षेत्र पर प्रदीप्त घनत्व पूर्ण विवर्तन की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण करते हैं। अब देखो, अब ये जब हम लोग प्रकाश एक दूसरे पर अर्धरोपित होती है तो अर्धरोपित होने वाले क्षेत्र पर या तो प्रदीप्त या अप्रदीप्त, मतलब प्रदीप्त होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट का घनत्व उत्पन्न होगा, उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं। अब देखो, जब भी दो प्रकाश की लाइट मिलता है तो वहाँ पे लाइट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, या वहाँ पे कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके काला पर, ये डिपेंड करेगा उसके काला पे, किस काला पे ये एक दूसरे से मिल रहा है, ठीक। तो ये अधिकतम भी हो सकता है, न्यूनतम भी हो सकता है। वहाँ का घनत्व, जो लाइट का जो घनत्व रहेगा वो अधिकतम भी या न्यूनतम भी हो सकता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल के इसी को यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। आगे लिखना है जो हम बोल रहे हैं, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। लिखना है व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण या व्यतिकरण दो प्रकार का होते हैं, सिंपल भी लिख सकते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार की कौन कौन सा व्यतिकरण होता है, तो एक होता है समपोषी, एक होता है विनाशी। एक होता है समपोषी, एक होता है विनाशी। दोनों का नाम ध्यान में होना चाहिए। तो एक होता है, चलिए यहाँ पर लिख देते, पहले लिख लिए सब लोग ना, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, तब जाके लिखना है नंबरिंग देके। एक नंबर होता है, एक नंबर में हम लोग लिखेंगे समपोषी व्यतिकरण। क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण। दो नंबर में लिखना है समपोषी, दो नंबर में विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दो प्रकार क्या क्या होता है, तो पहला एक नंबर में हेडिंग डाल के इसके बारे में लिख लेना है, समपोषी किसको कहते हैं। तो समपोषी व्यतिकरण हेडिंग डालना है, समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। इसमें लिखना है समपोषी में अर्धरोपण के कारण प्रदीप्त घनत्व अधिकतम, अर्धरोपण के कारण प्रदीप्त घनत्व अधिकतम होने की घटना को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, अधिकतम होने की घटना को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। दूसरा लिखना है विनाशी व्यतिकरण। इसमें लिखना है अर्धरोपण के कारण प्रदीप्त घनत्व के न्यूनतम होने की घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब ये प्रदीप्त घनत्व क्या होता है, बस इसके बारे में अभी डिफिनेशन में आ रहा है, बार बार इसको थोड़ा अच्छे से समझ भी लेते हैं। प्रदीप्त घनत्व
घनत्व मतलब होता है कि वहाँ पे जो संख्या होता है कणों का, ठीक है। अब मान लो कि दो प्रकाश का लाइट आया, एक इधर से आया और एक इधर से आया, दोनों यहाँ पे आके मिला। हो सकता है यहाँ पर मिलने के बाद जो लाइट हो क्या हो जाए, कम हो जाए। हो सकता है दोनों को मिलने के बाद लाइट का जो दोनों जो जितना जितना लाइट दे रहा था, दोनों लाइट जितना जितना प्रकाश का लाइट दे रहा था, मिलने के बाद क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर कम हो जाता है तो इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है, अगर ये ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा अगर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वही प्रदीप्त घनत्व। प्रदीप्त घनत्व मतलब इसी को बोला जाता है, जो लाइट में यहाँ कमी बेसी हो रहा है, मतलब जो वहाँ पे लाइट उत्पन्न हो रहा है उसका घनत्व अधिक हो रहा है या कम हो रहा है। अगर अधिक हो जा रहा है लाइट तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, समपोषी व्यतिकरण कह रहे हैं। अगर कम हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, विनाशी व्यतिकरण कह रहे हैं। अब देखिए इसके बाद जो डेरिवेशन है, एक लंबा सा डेरिवेशन करना है और उसको पूरा एक ही क्लास में हम लोग को कंप्लीट करना है। उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कला में अंतर कैसे निकालेंगे, समपोषी का कंडीशन क्या होगा, विनाशी का कंडीशन क्या होगा, कैसे दो तरंग को जोड़ने से उसका समीकरण क्या बनेगा, रिजल्टेंट समीकरण। हम लोग इस सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो डिस्कशन एक ही क्लास में होना चाहिए, इसलिए आज के क्लास में उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। आज का क्लास हम लोग छोटा सा क्लास हो, ज़्यादा देर का हुआ नहीं, तो अगले क्लास में हम लोग उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।